डिस्चार्ज होने के बाद सेंग जी जूरी के घर पे चला जाता है, जहाँ पर गैंग जी जाकर उससे माफ़ी मांगता है उसे उस दिन डूबता हुआ छोड़ने के लिए। सेंग जी जानता है कि उसका भाई उसे कितना प्यार करता है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देता है। अगले दिन मुन्योंग के डैड ओरिन नाम के पेशेंट पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो गाना गुनगुना रही थी जो उनकी वाइफ गुनगुनाती थी। वो उसे मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं, जितने पर गैंग जी और बाकी स्टाफ आकर उन्हें रोक लेते हैं। मिस पार्क आके ओरिन से पूछते हैं कि मिस्टर को ने तुम पे अटैक क्यों किया, जिस पे वो कहती है कि वो मुझे मॉन्स्टर बुला रहे थे और मेरा गला दबा रहे थे, पर असल में ये पेशेंट बहुत ही मिस्टीरियस थी। वो अक्सर लोगों को प्रोवोक किया करती थी। आज भी उसने मुन्योंग के डैड को प्रोवोक किया और कहा कि क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो, जिसे सुनकर उन्हें लगा कि उनकी वाइफ है और इसलिए उन्होंने इस पे हमला किया था। ये बात जाकर गैंग जी डायरेक्टर को बता दी, जिस पर वो कहते हैं कि अगर मिस्टर को ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ उनके आसपास है तो हो सकता है कि उनकी वाइफ जिंदा हो, और ऐसा है तो वो अपने वाइफ और हस्बैंड से मिलने ज़रूर आएगी। इधर मुन्योंग का आज बर्थडे था, इसलिए वो गैंग जी को मैसेज करके कहती है कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता, जिस वजह से मुन्योंग सेंग जी से मिलने जूरी के घर चली जाती है। वो उसे ड्रीम कैचर देकर कहती है कि मेरे साथ चलो, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि बेस्ट फ्रेंड्स आपस में झूठ नहीं बोलते। वो उसे झूठा झूठा बोलकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। मुन्योंग अपने घर वापस चली आती है। दूसरी तरफ और इन्हें केयर गिवर के सर पे पत्थर मारकर भाग गई होती है, और जाने से पहले उसने कहा था कि उसके लिए आज खास दिन है, जो सुनकर गैंग जी बहुत घबरा जाता है। वो मुन्योंग के घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वही तो मुन्योंग की माँ नहीं। और इन मुन्योंग के घर पहुंच जाती है। वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करके घर के अंदर आ जाती है। वो आकर अंदर सामान देखने लगती है और चीज़ें छूने लगती है। मुन्योंग कहती है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा सामान छुए। इतने में और एक नोकीली चीज अपने हाथ में ले लेती है, जिसे मुन्योंग छीलने लगती है तो उसका हाथ उस चाकू से कट जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। जब गैंग जी वहाँ पहुँचता है तब तक ओरिन वहाँ से जा चुकी होती है। वो जाकर मुन्योंग को सही सलामत देकर उसको गले लगा लेता है और वो उससे ओरिन के बारे में पूछता है, जिसमें मुन्योंग कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर क्या वो पेशेंट ही मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई? क्या तुम उसके लिए आए थे? तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? तुमने मुझे मिस नहीं किया? ये बोलकर वो गुस्सा हो जाती है। फिर गैंग जी उसके रूम में जाता है, उसके हाथ पे रुमाल बांध कर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं यहाँ आया। मुन्योंग कहती है झूठ बोल रहे हो। इतने में गैंग जी उसे किस कर लेता है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जी की बॉडी बहुत गर्म थी। पूछने पर वो बताता है कि उसे बुखार है, जिस पर मुन्योंग उसकी देखभाल करने लग जाती है। वो कहता है कि इससे पहले आज तक किसी ने मेरी बीमारी में मेरी केयर कभी नहीं की। पर मुन्योंग कहती है कि अब मैं हूँ यहाँ। हमें पता लगता है कि ओरिन तो मुन्योंग की मॉम की क्रेजी वाली फ़ैन थी। वो उनकी बुक पढ़ के ये सब हरकतें करी थी। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सुबह गैंग जी मुन्योंग को अपने बारे में सब बताता है। वो बताता है कि हम लोग पहले यहीं रहते थे और मेरी मॉम का किसी ने मर्डर कर दिया था, जो कि सेंग जी ने देखा था, और तब से वो तितलियों से डरता है। जब भी तितलियों का सीज़न आता है तो हम लोग बार बार घर बदलते हैं। वो कहता है जी को मेरी ज़रूरत है, पर मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, जिस पर मुन्योंग स्माइल करती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए सेंग जी से दोस्ती करनी होगी और उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम मुझे उससे अलग नहीं करोगी और हमारे साथ फैमिली बनकर रहोगी। इधर मुन्योंग तो अपने काम पर लग जाती है। वो सेंग जी को मनाने के लिए उसे नई बुक लिखने का ऑफर देती है, उसकी ड्राइंग भी देती है, पर वो नहीं मान रहा होता तो वो गुस्सा हो जाती है और उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। इधर मिस्टर ली और जूरी भी एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। हॉस्पिटल में सेंग जी ने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी, पर डायरेक्टर से कहते हैं कि जब तक तुम इसमें एक तितली नहीं बनाओगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पर सेंग जी तो गुस्सा होकर घर चला जाता है। गैंग जी उसके पीछे पीछे आकर उसे कहता है कि तुम्हें बच्चों वाली हरकतें बंद करनी होंगी। तुमने जो डायरेक्टर को प्रॉमिस किया है वो तुम्हें पूरा करना होगा। सेंग जी तो मान ही नहीं रहा होता, जिस पर गैंग जी उसे ले जाने लगता है। तो सेंग जी गैंग जी के हाथ पर काट लेता है, जिस पर वो उसे मारकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो कहता है कि तुमने अपने बड़े भाई पर हाथ कैसे उठाया, जिस पर गैंग जी कहता है कि पहले तुमने मुझे मारा और अब तुम्हें पता लगा ना कि मार खाने पर कैसे दर्द होता है। तुम अपने बच्चे वाली हरकतें बंद करो और बड़े भाई की तरह अपनी जिम्मेदारी उठाओ। जिस पर सेंग जी कहता है कि तुमने अपने बड़े भाई पर चिल्लाया, उसको मारा, और इतने में दोनों लड़ने लगते हैं और इस बार गैंग जी भी खुद को नहीं रोकता। फिर मुन्योंग गैंग जी को खाना खाने के लिए बुलाती है, पर उसकी चोट देखकर पूछते हैं किसने किया। वो बताता है कि मेरे बड़े भाई ने, पर इस बार मैंने भी उसे मारा। मुन्योंग कहती है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। जिस पर गैंग जी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। जिस पर मुन्योंग कहती है कि क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। जिस पर गैंग जी कहता है कि मेरे 3 सपने थे, जिनमें से 2 पूरे हो चुके हैं। कहती है वो क्या थे। वो कहता है कि मेरा पहला सपना था मुझे कहीं घूमने जाना, जो तुमने पूरा कर दिया। दूसरा था अपने भाई के साथ लड़ना, जो आज पूरा हो गया। तीसरा सपना था उसे हाई स्कूल में दोस्त और गर्लफ्रेंड बनानी थी, पर वो पूरा नहीं हुआ। रात में उसे सपना आता जिसमें वो खुद को हाई स्कूल में पाता है। उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसे एक लड़की पसंद भी आ जाती है, जो कोई और नहीं हमारी मुन्योंग ही होती है। और वो मुन्योंग को अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर देता है। ये सपना देखकर वो मुस्कुरा रहा होता है, जिसे सेंग जी देखता है और उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर बहुत खुश होता है। उसने पहली बार उसे ऐसे मुस्कुराते देखा था। वो सपने में बड़बड़ा भी रहा होता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
सेंगजी उसे ऐसे देखकर बहुत खुश था। इधर सुबह होते ही वो अपने भाई को फ़ोन करके कहता है कि क्या उसने खाना खाया, जिस पर गेंगजी शॉक्ड होता है क्योंकि हर बार वो उसे फ़ोन करके ऐसे पूछता था। वो बताता है कि मैंने अभी नहीं खाया। सेंगजी उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाता है और दोनों भाई बैठकर खाना खाते हैं और बिल सेंगजी देता है और वो गेंगजी के लिए पॉकेट मनी भी देता है। कहता है इसका अच्छे से यूज़ करना, अगर कम पड़े तो मेरे से मांग लेना। वो कहता है कि बड़े भाई छोटे भाई को पॉकेट मनी देते हैं। जो सुनकर गेंगजी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उधर उनकी बगल की टेबल पर मुन्यांग भी बैठी होती है, तो उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ गई थी। वो सेंगजी को कहती है कि मेरा भी बिल भर दो और मुझे भी पॉकेट मनी दो। जो सुनकर वो कुछ नहीं कहता और बाहर आ जाता है। मुन्यांग उसके पीछे आकर कहती है कि मैं भी तो अनाथ हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मुझे तो पॉकेट मनी देने वाला बड़ा भाई भी नहीं है। जो सुनकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। मुन्यांग पीछे से कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा बड़ा भाई चाहिए। कर सेंगजी अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर फिर वो मुन्यांग को भी बुलाता है और दोनों उसके पास भाग के चले आते हैं और तीनों साथ में घर जाते हैं। और फिर से वो दोनों मुन्यांग के घर पर रहने चले आते हैं। और अगले दिन गेंगजी की छुट्टी थी, इसलिए वो उन दोनों के साथ घूमने जाना चाहता था, पर दोनों अपने काम में बिजी थे और वो उसे इग्नोर कर रहे थे। इस वजह से वो अपने दोस्त यूसु के कैफे में चला आता है, जहाँ सब लड़कियाँ गेंगजी को देखे ही जा रही थी, जिन सब की फोटो उसका दोस्त यूसु मुन्यांग को भेज देता है। मुन्यांग तो फटाफट ड्राइव करके वहाँ पहुँच जाती है और चाकू की नोक पर गेंगजी को खाना खिलाती है। वो उन लड़कियों को वार्निंग देकर वहाँ से भगा देती है। अभी वहाँ पर कुछ बच्चे आके शोर मचाने लगते हैं, जिस पर मुन्यांग उन्हें देखकर कहती है कि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हम दोनों का बच्चा नहीं करूँगी। जिस पर गेंगजी कहता है कि पर मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है और माँ होना वैसे भी जिम्मेदारी की बात है। जिस पर मुन्यांग कहती है फिर तो मैं बिल्कुल बच्चे नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे उनसे ही जेलसी होगी। जो सुनकर गेंगजी मुस्कुराने लगता है। डायरेक्टर सेंगजी को समझा बुझाकर उसे तितली बनाने के लिए मना लेते हैं और उसका थोड़ा सा डर कम कर देते हैं। मुन्यांग और गेंगजी सुपरमार्केट आते हैं घर के लिए कुछ सामान लेने, जहाँ पर मुन्यांग कहती है कि अगर बच्चा तुम्हारे जैसा हुआ फिर तो मुझे बच्चा चाहिए, लो हम लोग अपना बच्चा करते हैं। जिस पर गेंगजी उसे चुप रहने के लिए कहता है कि पब्लिक प्लेस में ऐसी बातें मत करो, पर वो नहीं मानती और वो कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। गेंगजी उसे समझा बुझाकर घर ले आता है। मुन्यांग तो यहाँ भी वही बात करी जा रही थी, जिस पर गेंगजी उसे समझा बुझाकर सुला देता है और नीचे आ जाता है। टेबल की सफाई कर रहा होता है, तभी उससे वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक तितली होती है और लिखा होता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आ रही हूँ। पढ़कर गेंगजी को मुन्यांग की बहुत फिक्र हो रही थी। अगले दिन वो सेंगजी को डायरेक्टर के पास लेकर आता है और डायरेक्टर से पूछते हैं कि तुम बताओ कि जिस दिन तुम्हारी मम्मा का मर्डर हुआ उस दिन क्या हुआ था। वो बताता है कि मैं रात को मम्मी के साथ आ रहा था, तभी वो बिल्ली पकड़ने के लिए वहाँ से चला गया और जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मॉम को किसी औरत ने मार दिया था और उस औरत के कपड़ों में 2 तितलियों वाला एक ब्रोच लगा हुआ था। जी उस ब्रोच के बारे में जब डिटेल में बताता है तो गेंगजी को याद आता है कि उसने मुन्यांग के कमरे में जो तस्वीर देखी थी उसमें मुन्यांग की मॉम ने वैसा ही एक ब्रोच पहना हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यही औरत है जिसने उसकी माँ का मर्डर किया है। जानकर गेंगजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वहीं मुन्यांग सेंगजी से कहती है कि क्योंकि अब हम लोग फैमिली है तो हमें एक फैमिली फ़ोटो भी खिंचानी चाहिए, इसके लिए वो मान जाता है। जब वो गेंगजी के पास आकर बात करती है तो वो उसे अवॉइड कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नाइट शिफ्ट लगाना है। जिसमें मुन्यांग कहती है इसका मतलब तुम्हारी कल छुट्टी होगी तो हम कल चलते हैं, पर वो गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। मुन्यांग वहाँ से चली जाती है, तभी वो जाकर डायरेक्टर को बताता है कि शायद मुन्यांग की मम्मी वो है जिसने मेरी माँ को मारा है। जो सुनकर डायरेक्टर बहुत शॉक्ड होते हैं और वो उन्हें उस तितली वाले ब्रोच के बारे में बताता है, पर वो मुन्यांग को ये सब बताने के लिए मना करता है क्योंकि ये जानकर उसे बहुत हर्ट होगा। वो घर आकर मुन्यांग के पास बैठकर उसे देख रहा होता है। अगले दिन जब मुन्यांग उसे चलने के लिए कहती है तो वो कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। जो सुनकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। जब वो फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो उनके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि गेंगजी वहाँ पर तैयार होकर आ जाता है, क्योंकि जो भी हुआ उसमें मुन्यांग की कोई गलती नहीं थी और वो तीनों साथ में अच्छी फ़ोटो खिंचवाते हैं। गेंगजी मुन्यांग से कल के लिए माफ़ी मांगता है, उसे कहता है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। गेंगजी ने उसे फैमिली का आज सुनकर मुन्यांग बहुत खुश होती है।